सभी छात्रों का विद्या भारती की इस ऑनलाइन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण लखारा, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिपाड़ शहर। आज के इस पाठ में हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, भारत की स्थिति और आकार के बारे में। आज हम भारत तथा विश्व यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 प्रश्न आए हुए हैं, ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पेज संख्या 2 का पहला सवाल और उसका ये उत्तर, और दूसरा प्रश्न, और ये रहा दूसरा प्रश्न का उत्तर। यह आपको वीडियो के साथ PDF के रूप में उपलब्ध होगा। अगर आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से या अपने कक्षाचार्य जी से संपर्क करें, वो आपको इन दोनों ही प्रश्नों की PDF उपलब्ध करवा देंगे। मैं वीडियो के साथ सभी को भेज दूंगा। इस पाठ के भाग 2 में मैंने आपसे जो 2 प्रश्न पूछे थे, जिसके उत्तर मैंने कमेंट में मांगे थे आपसे, उन दोनों ही प्रश्नों के बहुत सारे भैया बहनों ने उत्तर दिए। मैं चाहूँगा कि एक बार उन सभी के नाम लूँ। तो सबसे पहला उत्तर था बहिन दुर्गा, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया से। बहिन खुशबू, आदर्श विद्या मंदिर ओसिया से। बहिन गीता विश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर भोपालगढ़ से। भैया राहुल सिंह, आदर्श विद्या मंदिर फलोदी से। बहिन उर्मिला नगानी, आदर्श विद्या मंदिर आऊ। भैया राम किशोर, आदर्श विद्या मंदिर तिमरी। भैया कमलेश, दून्स एकेडमी। भैया मयंक शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर बालेश्वर। भैया राम प्रताप कालीराना, आदर्श विद्या मंदिर आऊ। और भैया सुरेश, आदर्श विद्या मंदिर पिपाड़ शहर। इन सभी भैया बहनों ने दोनों ही प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए थे। उसमें मेरा पहला प्रश्न था कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसका उत्तर 8 राज्यों से। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप जो मैच देख रहे हैं वो कर्क रेखा से संबंधित एक ट्रिक से संबंधित है। यहाँ पर 8 राज्य की लिस्ट दी हुई है। साथ ही आप इस में एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ पर जो राज्य लिखे हुए हैं, अगर इसको अपन उल्टा पढ़ें तो सबसे पहले 8वां नंबर है मिजोरम और 7वां नंबर है त्रिपुरा, तो उससे ट्रिक बनी मित्र। फिर पश्चिम बंगाल और झारखंड, उससे बना बजा। फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उससे बना छम छम। और फिर अंत में दूसरे नंबर पर राजस्थान और गुजरात से बना राग। तो ये एक 100 ट्रिक बन गई है। तो इसको अपन पढ़ेंगे मित्र बजा छम छम राग। तो इस एक ट्रिक के अंदर वे 8 राज्य आ जाते हैं जो कर्क रेखा के नीचे स्थित है। ये सारे 8 राज्य आप इस मानचित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। तो कमाल की ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अगर भविष्य में आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए कि कर्क रेखा भारतीय किन राज्यों से गुजरती है, तो मेरी ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, मित्र बजा छम छम राग। ये सारे 8 राज्य हैं जो इस दिशा से शुरू होते हैं, याद रखना, यहाँ से शुरू होंगे वो। मेरा एक और प्रश्न था जिसमें मैंने भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य पूछा था। यहाँ पर मैंने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट में भारत के 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये पुरानी लिस्ट है, आप सबको पता होगा जम्मू और कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इस बात के ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको इस लिस्ट में केवल वे 2 उन प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। 7वां जो बिंदु है वो गोवा राज्य का है, जिसकी राजधानी पणजी है और उसका जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो जनसंख्या वो 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं। 23वां नंबर पर है राजस्थान, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजधानी जयपुर, और जो क्षेत्रफल है 3,42,200
वर्ग किलोमीटर। बाकी के राज्यों के भी क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर का थोड़ा एक बदलाव है, वो आगे कभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा उसका क्षेत्रफल क्या है। अध्याय 1, भारत की आकार और स्थिति। इस अध्याय में हमने भारत की आकार और स्थिति के बारे में जाना है। इस मानचित्र को देखने से हमें ये पता चलता है कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इस रेखा से ऊपर वाला जितना भी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और इस ग्रीनविच रेखा से इधर वाला जितना भी भाग है वो पूर्वी गोलार्ध है। इस तरह से भारत जो है वो यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की स्थिति में आया हुआ है। साथ ही हमने ये पढ़ा है कि भारत जो है वो एक विशाल देश है, और विशालता के नज़रिए से देखा जाए तो इसका विश्व के अंदर 7वां स्थान आता है। 6 और देश हैं जो भारत से बड़े हैं। आज जो है वो हम जानेंगे भारत और विश्व के बारे में। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। ये बात हो रही है यहाँ पर एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अगर आप इसको देखना चाहो तो एक बार अपन फिर से उस मानचित्र की ओर चलते हैं। ये देखें, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का अगर यहाँ से इसको बीचों बीच में से बांटा जाए तो ये पूर्वी भाग हो गया, ठीक है, और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो एशिया के लगभग दक्षिण में पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ये भारत है वो फैला हुआ है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। वापस एक बार उसी मानचित्र में चलते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब है और ये यहाँ पर हिंद महासागर है। देख सकते हैं आप, एम आकार का ये इस प्रकार से हिंद महासागर है। अफ्रीका से अगर इस तरफ के पूर्वी एशियाई देशों को जाना है या यूरोप से जाना है तो हमें भारत होकर आना पड़ेगा। इसलिए हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है। इसके आगे क्या बताया? देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। यहाँ बात हो रही है दक्षिण के पठार की, जिसको हम प्रायद्वीप का पठार भी कहते हैं। वो हिंद महासागर के शीर्ष में है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ से भी ये हिंद महासागर से जुड़ता है, और इन राज्यों के तटों से भी ये हिंद महासागर से जुड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति वो किसी भी देश की नहीं है, विशेष तौर से हिंद महासागर में। भारत की इस स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर इसको इसी वजह से कहा गया है, क्योंकि ये हिंद देश या हिंदुस्तान के पास में स्थित है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किमी की दूरी कम हो गई। स्वेज नहर के बारे में आप जानते होंगे, ये मिस्र देश में है, पहली बात। दूसरी बात, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती हैं। अब ये किस प्रकार से है, एक मानचित्र में हम इसको समझेंगे।
चलिए देखिए इस मानचित्र को। ये मानचित्र जो है वो वास्को डी गामा द्वारा जो भारत के मार्ग की खोज की गई थी उसका है। यहाँ पर ये जो तीर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये जो मार्ग है वो मार्ग है वास्को डी गामा के भारत आने का। और फिर उसके बाद तीर का उल्टा निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये है वापस वास्को डी गामा के भारत से वापस यूरोप जाने का। ये पुर्तगाल का नागरिक था वास्को डी गामा, तो उसने भारत आने की खोज की थी रास्ते की। तो उसको ये रास्ता जो तय करना पड़ा वो पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर इस प्रकार से घूमकर तय करना पड़ा। इस तरह से ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। लेकिन स्वेज नहर के खुलने से ये रास्ता कैसे कम होता है अगले मानचित्र में बताता हूँ आपको। इस मानचित्र को देखें आप। अगर आप यूरोप से भारत आते हैं तो आपको ये वाला एक लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, और इस रूट की जो कुल लंबाई है वो है 19,800 किलोमीटर। लेकिन स्वेज नहर जो यहाँ पर है इसके खुलने की वजह से अब ये जो मार्ग है बहुत ही छोटा रह गया है, ठीक है। और ये जो मार्ग है 11,600 किलोमीटर। इस तरह से 7,200 मील की जो दूरी है वो स्वेज नहर के खुलने से कम हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वेज नहर और उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब अपन वापस आगे चलते हैं, पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का एक मानचित्र भी दिया हुआ है जिसको हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपना प्रश्न लिख कर दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। इस मानचित्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग बताया गया है। यहाँ पर जितने भी डॉट डॉट करते हुए मार्ग दिखाई दे रहे हैं वे समुद्री मार्ग हैं जो हिंद महासागर से होकर जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो इस तरफ पूर्वी एशियाई देशों के साथ में जुड़ते हैं, और भारत इसमें है वो केंद्रीय स्थिति में है। साथ ही जो आपको सीधी लाइनें दिखाई दे रही है ये सीधी लाइनें हवाई मार्ग की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भी भारत की क्या है, केंद्रीय स्थिति है। और यहाँ पर आपको एक डॉट डॉट करती हुई ये रेखा दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ये जो रेखा है वो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच में से गुजर रही है। आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिणी एशियाई के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि प्राचीन काल में जो भी व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग की अपेक्षा स्थल मार्गों से ज़्यादा होता था, और उसमें भी उत्तरी पर्वत के जो दर्रे हैं उन दर्रों से इस प्रकार के मार्ग बने हुए थे। और उन मार्गों को अगर आपको याद हो तो उन्हें सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट की कुछ इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए प्यारे मित्रों, हमने गूगल में सिल्क रूट को सर्च किया है, खूब सारी इमेज आई है। जिस प्रकार किताब में लिखा हुआ था कि पहाड़ी दर्रों और रास्तों से होकर सिल्क रूट निकला करते थे, और इन्हीं
मार्गों की सहायता से भारत का जो व्यापार था वो विभिन्न देशों में पहुंचा है, और वहाँ से भी जो सामान है या अन्य जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आई है। खूब सारे इमेज यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे सिल्क रूट को बता रहे हैं, रेशम मार्ग को बता रहे हैं। इन्हीं मार्गों से प्राचीन काल में आवागमन हुआ करता था। इनका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चीन के जो लोग थे वो इन मार्गों से चीनी रेशम को ले जाया करते थे, इस वजह से इस रूट का नाम भी सिल्क रूट हो गया। खूब सारी इमेज है, और ज़्यादा आपको देखना है तो आप गूगल पर सर्च करके ये सारे देख सकते हैं। इन इन चित्रों को देख के इनमें सिल्क रूट को दर्शाया गया है, किस प्रकार से अफ्रीका और यूरोप और एशिया के सारे देशों को आपस में मिला रहा है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जिन भैया बहनों के पास में ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है आप उनको बताएं और उन तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर या भाग 4 के अंदर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर से अपन एक बार और भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा अगला वीडियो। तो मिलते हैं अपन भाग 4 में फिर से।